Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365 देख लेते हैं जो हमने अभी टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड। तो सोशलिस्ट सेक्युलर इन द प्रीएम्बल से रिलेटेड 2020 का क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो प्रीएम्बल के बारे में पूछा गया है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट आइदर, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, और डी है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट। तो बेस्ट ऑप्शन इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2017 का क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो मैंने मार्क किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल में कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इकोनॉमिक लिबर्टी बस है जो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। हमने प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ा था तो उसका 2021 में क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन नंबर 2। मैं 1 सेकेंड निकाल देती हूँ 2021 का क्वेश्चन नंबर 2। 1 मिनट का समय दीजिए। ये है 2021। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अपन क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो फर्स्ट है लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, फिर लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली एंड नाइदर अ फंडामेंटल राइट नॉट लीगल राइट। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ लीगल राइट है अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम सीधे नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो एंड की थी। ठीक है, हमको पढ़ना है इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। रिसेंटली अ मोशन टू इम्पीच द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट वॉज सबमिटेड इन द राज्यसभा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को इम्पीच करने के लिए मोशन आया था। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है? इम्पीचमेंट प्रोसेस इज एम्ड एट ensuring अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिजर्विंग जुडिशियल इंटीग्रिटी। None of the 6 attempts at impeaching a judge since independence have been successful. तो अभी तक कोई भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुए। Constitutional provisions related to impeachment of judges. While the Constitution does not use the word impeachment, it is colloquially used in reference to the proceedings under Article 124, that is removal of Supreme Court judge, and Article 218 removal of High Court judge. तो क्या बोल रहे हैं कि इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, लेकिन इसको 124 और 218 के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। ग्राउंड्स क्या है? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, जो कि डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, अब स्टेप्स क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस में? तो इनिशिएशन, अ मोशन मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 100 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स। तो जो मोशन है उसमें कम से कम 100 लोकसभा या तो फिर 50 राज्यसभा मेंबर का साइन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इफ़ द मोशन इज एडमिटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यदि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडमिट कर लेते हैं तब देन इट इज़ रेफर्ड टू अ 3-member कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सीजीआई और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, चीफ जस्टिस और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। कमिटी इन्वेस्टिगेट्स चार्जेस एंड सबमिट्स रिपोर्ट टू स्पीकर और चेयरमैन विद इट्स फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन। स्पीकर एंड चेयरमैन विल देन टेक रिपोर्ट बिफोर लोकसभा और राज्यसभा। तो जिस हाउस में है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहले देखेंगे कि ये मोशन को एक्सेप्ट करना है, नहीं एक्सेप्ट कर लिए तो 3-member कमेटी के पास जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे चेयरमैन या स्पीकर को, जिस भी हाउस में वो रहेगा। फिर उसके बाद उसके अपोजिट दूसरे हाउस में जाएगा। इफ़ द कमिटी फाइंड्स जजेस गिल्टी, द रिपोर्ट इज अडॉप्टेड बाय द हाउस वेयर इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। तो जहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है वहाँ वो वाली हाउस को अडॉप्ट कर लेती है।
फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है। तो डिबेट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेज रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी। तो दोनों हाउसेज में वोटिंग और डिबेट होना चाहिए। 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग एंड अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए। फिर प्रेसिडेंशियल एक्शन में इफ पास्ड बाय बोथ द हाउसेज मोशन इज सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर फाइनल अप्रूवल। तो प्रेसिडेंट उसको फाइनल अप्रूवल देते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एडहॉक जज। सुप्रीम कोर्ट प्रपोज टेम्पररीली अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेस ऑन एन एडहॉक बेसिस टू क्लियर बैकलॉग ऑफ क्रिमिनल केसेस इन हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया है कि टेम्पररीली आप रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट कर लो एडहॉक बेसिस पे। अब एडहॉक जजेस क्या होते हैं? आर्टिकल 224A स्टेट्स दैट चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब चीफ जस्टिस है जो हाई कोर्ट के, वो प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट से पहले पूछ के रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट टू एक्ट एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो जो पहले जज रह चुके हैं हाई कोर्ट के उनको वापस बुला सकते हैं। प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट के लिए? आउटलाइंड इन 1998 मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। आर्टिकल 127 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इफ द quorum इज नॉट मेट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 127 है। फिर प्रिजन रिफॉर्म्स में आते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज अमेंडेड मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016, रूल्स एंड मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 टू एड्रेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विद इन प्रिजन्स अक्रॉस कंट्री। ठीक है, मोर ऑन द न्यूज़ क्या है? दीज अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन in prisons in Sukanya Santha versus Union of India case. Supreme Court also directed the reference of habitual offenders in prison manual should be in accordance with legislative definitions of respective state laws. Habitual offenders कौन होते हैं? Are individuals convicted and sentenced multiple times within 5 years for separate offences with sentences not reversed on appeal or review. ठीक है, तो ये हुए habitual offenders जो रेगुलरली ऑफेंसेस करते रहते हैं। की चैलेंजेस इंट्रोड्यूस्ड कौन कौन से? प्रिजन अथॉरिटीज़ मस्ट स्ट्रिक्टली एंश्योर दैट प्रिजनर्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, क्लासिफाइड और सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर कास्ट, इंक्लूडिंग इन एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज और वर्क विद इन प्रिजन. Discrimination based on caste is prohibited under Article 14, that is equality before law, Article 15 prohibition of discrimination और Article 17 abolition of untouchability. With provisions of prohibition of employment as manual scavengers and the Rehabilitation Act 2013 shall have a binding effect in prisons and correctional institutions. ठीक है, तो इनका बाइंडिंग इफेक्ट होगा. अब अबाउट प्रिजन्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं. तो ये एक स्टेट सब्जेक्ट है. एंट्री 4, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. ये गवर्न होते हैं प्रिजन एक्ट 1894 के द्वारा एंड प्रिजन मैनुअल्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. Prison Act 1894 was the first legislation that governed management and administration of prisons in India. फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रिपेयर करती है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 which may serve as guiding document for states to reform British era laws. Relevant provisions of the Prison Act 1894, the Prisoners Act 1900 and the Transfer of Prisoners Act 1950 have been reviewed and assimilated in Modern Prison Act 2023. अब कमेटी कौन कौन सी बनी है? कृष्णा अय्यर कमेटी, अमिताभ रॉय कमेटी, अलेक्जेंडर कार्डियो कमेटी और मुल्ला कमेटी. ठीक है. सेलिएंट फीचर्स क्या है मॉडल प्रिजन्स एक्ट के 2023 के? प्रोविजंस फॉर ग्रांट ऑफ पेरोल, फरलो एंड रेमिशन टू प्रिजनर्स टू एनकरेज गुड कंडक्ट. पेरोल क्या होता है? ये सिस्टम है कंडीशनल रिलीज ऑफ प्रिजनर्स का विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस को सस्पेंड कर देते फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. ये राइट नहीं है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट. Prisoners convicted of multiple murders or under anti-terror UAPA are not eligible for parole. जो मल्टीपल मर्डर्स किया हुआ है ये UAPA के अंडर है अरेस्ट में, उसके लिए उसको पैरोल नहीं मिलेगा. फरलो क्या होता है? इज गिवन इन केसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट. पीरियड ऑफ फरलो ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रेमिशन. उसको रिडक्शन के जैसे मान लिया जाता है उसके सेंटेंस के. सेपरेट अकोमोडेशन फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर इनमेट्स फॉर बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. Provision for video conferencing with courts, scientific and technological interventions in prisons. अब prisoners right कौन कौन से हैं? Right to contest election of prisoners. A convicted person sentenced to imprisonment for 2 years cannot contest election. 2 या 2 साल से ज़्यादा जिसको इलेक्शन के लिए जिसको imprisonment मिला है वो इलेक्शन contest नहीं कर सकता. Even if the convicted person is on bail, they cannot contest election. तो भी नहीं कर सकते. Right to vote of prisoners. A person confined in prison cannot vote. 62(5) RPA के हिसाब से. इट इज़ एप्लीकेबल टू पर्सनस अंडर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और इज इन लॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस. अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज एंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन.
RPA और रूल 18 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के हिसाब से, ठीक है। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू प्रिजनर्स राइट। तो प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में SC ने बोला दैट देयर इज नो कंपल्सिव नीड टू फेटर अ पर्सनस लिम्स, मतलब चेन अ पर्सनस लिम्ब। शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 में बोला रिलेटेड टू कस्टोडियल वायलेंस टू वुमेन प्रिजनर्स इन जेल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB to facilitate complete implementation of 3 criminal laws in line in the Indian Interoperable Criminal Justice System 2.0। अब ये क्या है, ये कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया था एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनेबल सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अमंग डिफरेंट पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लाइक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम फॉर पुलिस। फोकस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ CCTNS विद e-courts and e-prisons database and with other pillars of judiciary like forensic labs, fingerprints and prosecution. It aims to achieve one data, one entry across all pillars. CCTNS was launched in 2009 as a 100% centrally sponsored scheme. Implementation कौन करता है, NCRB करता है in association with National Informatics Center. टाइमलाइन है फेज़ 1 का 2018 से 2022, फेज़ 2 है 2022-23 से 25-26। इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं फॉर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पहला है सेफ सिटी प्रोजेक्ट सेंक्शनड इन फर्स्ट फेज इन 8 cities टू एड स्मार्ट पुलिसिंग। दूसरा है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टू फैसिलिटेट रैपिड एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। थर्ड है स्ट्रेंथनिंग ऑफ DNA एनालिसिस यूनिट्स इन सेंट्रल एंड स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। चौथा है कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन टू ऑटोमेट प्रोसेसेस एट पुलिस स्टेशंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं e-courts मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज़ 3। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड फेज़ 3 ऑफ e-courts मिशन मोड प्रोजेक्ट। e-court प्रोजेक्ट में क्या है, इट इज़ अंडर इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2007 फॉर ICT एनेबलमेंट ऑफ इंडियन जुडिशरी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान। तो किस प्लान के हिसाब से, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के हिसाब से। इसका फेज़ 1 और फेज़ 2 वर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग 2011-15 एंड 2015-23। अब e-courts फेज़ 3 के बारे में देखते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये 4 साल के लिए, ₹7210 करोड़ का बजट है। एम क्या है, अशर इन द रिजीम ऑफ मैक्सिमम एज ऑफ जस्टिस बाय मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल, ऑनलाइन एंड पेपरलेस कोर्ट्स। ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर जुडिशरी, thus providing a seamless and paperless interface between courts, litigants and other stakeholders. Implementation क्या है, हाई कोर्ट्स करेंगे। Funds are to be released to high courts by Department of Justice, that is Ministry of Law, on the recommendation of e-courts committee of Supreme Court of India. कमेटी क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलिसी मेकिंग के लिए, स्ट्रैटेजी डायरेक्शन के लिए और गाइडेंस के लिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ e-courts प्रोजेक्ट। अब कंपोनेंट्स ऑफ e-court में क्या क्या है फेज़ 3 में, S3 वास कैंपेन प्लेटफॉर्म सपोर्ट सिक्योर एंड एफिशिएंट डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस। फिर सेवा केंद्र है, ऑफर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज एंड असिस्टेंस टू यूजर्स। फिर क्लास सिस्टम है, फैसिलिटेट्स लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग कोर्ट लाइन इन कोर्ट रूम्स। फिर स्कैनिंग एंड डिजिटाइजेशन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल रिकॉर्ड्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट। फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोवाइड्स स्केलेबल स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। वर्चुअल कोर्ट से एनेबल्स रिमोट कोर्ट एंड प्रोसीडिंग्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा e-court मिशन मोड प्रोजेक्ट। अब आएंगे हम नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में और 2017 में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड 75 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल्सो ऑब्जर्व 25 जनवरी एज नेशनल वोटर्स डे। तो 75 साल हो गए उसको बने और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है। जेनेसिस की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी। तो ये क्या है, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 25 जनवरी को बनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा जाए तो पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंटेलिंग आर्टिकल 324 to 329। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 रेगुलेट्स देयर अपॉइंटमेंट सर्विस कंडीशन टेन्योर एक्सेट्रा। ठीक है, रोल क्या है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स इलेक्शंस टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कंपोजिशन की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इनिशियली द कमीशन हैड ओनली 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनिशियली सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। इन 1989 2 इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड हु सर्व्ड अंटिल 1 जनवरी 1990। सिंस 1993
कमीशन हैज़ परमानेंटली इंक्लूडेड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, उसके बाद परमानेंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं. फंक्शंस क्या है? डिस्क्वालीफाइज कैंडिडेट्स फेलिंग टू लॉज टाइमली अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ensures inner party democracy and grants status of national and state parties, advisory jurisdiction on matters of post election qualification disqualifications. ठीक है. अब की प्रोविजंस क्या है? CEC इन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के, ये रिप्लेस करता है 1991 एक्ट को. अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं. इसमें क्या है क्वालिफिकेशन? फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन द पर्सन मस्ट बी होल्डिंग और हैव हेल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और possess इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस. ये है क्वालिफिकेशन. फिर सर्च कमेटी की बात करें तो इसको हेड करेंगे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और इंक्लूड्स 2 members टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और हायर. फंक्शन से प्रिपेयर्स ए पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन. ये 5 कैंडिडेट का पैनल बनाएंगे जो सिलेक्शन जिनमें से सिलेक्शन होगा. सेलेक्ट कमेटी की बात करें तो इसमें चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल मेंबर होते हैं और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मेंबर होते हैं. इसका फंक्शन होता है रिकमेंड्स द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड EC. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ CEC और EC की बात करें तो 6 साल और 65 years विच एवर इज अर्लियर. इफ़ एन EC बिकम CEC कंबाइंड टेन्योर कैन नॉट एक्सीड 6 years. यदि कोई इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो कंबाइंड 6 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता. रीअपॉइंटमेंट इज़ नॉट अलाउड. अब सैलरी और बेनिफिट्स ऑफ CEC और EC बोले जाए तो इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज. रेजिग्नेशन और रिमूवल ये राइटिंग इन प्रेसिडेंट को देंगे. CEC का रिमूवल क्या है? कैन बी रिमूव्ड लाइक सुप्रीम कोर्ट जज. और EC का है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CEC फॉर रिमूवल. लीगल प्रोटेक्शन टू CEC एंड EC प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर एक्ट्स और वर्ड्स स्पोकन इन ऑफिशियल कैपेसिटी. तो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी होगा उसके लिए इम्यून है. फिर की इनिशिएटिव्स ऑफ ECI तो EVM माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस इंट्रोड्यूस्ड इन 1977, पायलटेड इन 1982 टू मॉडर्नाइज इलेक्शंस. फिर सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन 2009 स्वीप टू प्रमोट वोटर एजुकेशन अवेयरनेस एंड लिटरेसी. फिर C-Vigil ऐप है टू लेट सिटीजन्स रिपोर्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस. फिर नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन प्रोग्राम है टू क्रिएट एरर फ्री एंड ऑथेंटिकेटेड इलेक्टोरल रोल्स. फिर ECI is a founding member of Association of World Election Bodies, Stockholm and Commonwealth Electoral Network. Introduction of VVPAT, Voter Verified Paper Audit Trial, for a verifiable paper trial enhancing transparency. ठीक है. तो आई होप ये क्लियर होगा कि इनिशिएटिव्स ऑफ ECI. फिर आते हैं हम नेक्स्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल NGOs registered under Foreign Contribution Regulation Act 2010 to report any changes in their key office bearers and members. तो सब NGOs को रिक्वेस्ट किया MHA ने रिपोर्ट करना है यदि कोई चेंजेस हुए ऑफिस बियरर्स में तो. ठीक है. दिस रिक्वायरमेंट स्टिल अप्लाइज इवन इफ एन NGO's प्रीवियर FCRA लाइसेंस एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग. यदि FCRA लाइसेंस पेंडिंग है तो भी ये रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी. NGO में सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन विच विल ऑटोमेटिकली रिप्लेस द प्रीवियस वन. दिस रिक्वायरमेंट स्टिल अप्लाइज यदि वो उसके लाइसेंस अभी भी पेंडिंग है तो भी. ठीक है. उसके बाद आते हैं व्हाट आर NGOs एंड हाउ दे आर रेगुलेटेड इन इंडिया. तो NGO एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है और इंस्टीट्यूशन है दैट ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अ गवर्नमेंट एंड हैज़ ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स. अब NGOs इन इंडिया किसके अंदर आते हैं? सिक्योरिटी सोसाइटी में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं. फिर ट्रस्ट में प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट. तो प्राइवेट ट्रस्ट की बात करें रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंडियन ट्रस्ट एक्ट और पब्लिक ट्रस्ट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेशन कंसर्न में रजिस्टर होते हैं. फिर चैरिटेबल कंपनीज़ की बात करते हैं तो रजिस्टर्ड एज नॉट प्रॉफिट कंपनीज अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है NGO से रिलेटेड? 7th शेड्यूल है ट्रस्ट एंड चैरिटीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कंकरेंट लिस्ट में और 19(1)(c) में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस. फिर NGOs रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन और डोनेशन नीड टू मैंडेटरीली ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन लाइसेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर FCRA 2010. अब रेगुलेशन ऑफ NGOs अंडर FCRA 2010 में क्या है? इट रेगुलेट्स इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स यूज ऑफ फॉरेन फंडिंग फॉर पर्पस दैट में अफेक्ट नेशन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेट्रा, लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस और एंडेंजर्स टू द लाइफ ऑफ द पीपल. अब स्टेप्स क्या क्या लिए गए NGOs को प्रमोट करने के लिए? प्रोविजन ऑफ फंड्स.
Central government provide funds to state government or UT administrators for implementation of welfare schemes of women, children like Swadhar, Ujjwala, etc. through NGO. फिर next is schemes of Ministry of Culture like cultural function, production grant, financial incentives to cultural organizations with national presence. Maximizes participation in the field of promotion and conservation of art and culture. NGO दर्पण है एक provides unique ID to an NGO registered in NGO दर्पण portal. यूनिक आईडी देती है. फिर गवर्नेंस इन एआई की बात करें तो इंडियाज़ फर्स्ट एआई डाटा बैंक टू बूस्ट इनोवेशन बाय ऑफरिंग रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स एंड डेवलपर्स एक्सेस टू डाइवर्स डाटा सेट्स फॉर स्केलेबल एआई सॉल्यूशंस वाज लॉन्च्ड रिसेंटली. तो अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है. डाटा बैंक विल स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी बाय एनेबलिंग रियल टाइम एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट, ड्रोन, IoT डाटा फॉर एआई ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी. पोटेंशियल ऑफ एआई टू ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस इन इंडिया. एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी होगी. तो एजुकेशन की बात करें तो NCERT हैज़ लिस्टेड अ सेट ऑफ 31 मेटा डाटा एलिमेंट्स टू बी टैग्ड टू ईच रिसोर्स अवेलेबल इन NROER रिपोजिटरी. फिर एग्रीकल्चर की बात करें तो नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम यूटिलाइजेस AI एंड मशीन लर्निंग टू डिटेक्ट क्रॉप इशूज़ एनेबलिंग टाइमली इंटरवेंशन फॉर हेल्दियर क्रॉप्स. फिर इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी. भाषिनी प्लेटफॉर्म यूज़ किया है AI को to provide government services in regional languages. फिर डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग की बात करेंगे तो इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज यूजेस AI टू ऑप्टिमाइज अर्बन सर्विसेज लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल. फिर जुडिशियल एफिशिएंसी में सुवास है. सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर इज एन AI ट्रांसलेशन टूल दैट ब्रिजेस लैंग्वेज गैप्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स. फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए राहत है. Rapid Action for Humanitarian Assistance app predict natural disasters like floods by providing early warnings and supporting evacuation, research and rescue operations during emergencies. अब क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं AI को प्रमोट करने के लिए इंडिया में. नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर AI जिसमें AI फॉर ऑल है. फिर इंडिया AI प्रोग्राम है. डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है. ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI है. और स्किल डेवलपमेंट है जिसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर AI फॉर यूथ एंड फ्यूचर स्किल्स. नेक्स्ट टॉपिक है सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंडिया इज़ एमिंग टू डेवलप इट्स ओन सॉवरेन AI. तो इंडिया खुद का सॉवरेन AI डेवलप करने की बात कर रहा है. इट एम्बॉडीज अ नेशंस एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली डेवलप, डिप्लॉय एंड गवर्न AI टेक्नोलॉजीज. इट एम्स एट bolstering a nation's ability to protect and advance its interests through strategic use of AI. It is based on digital sovereignty framework. Digital sovereignty refers to ability to have control over ओन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़. अब इसके 6 स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं जो अभी हमारे कोई काम के नहीं हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कोऑपरेटिव के बारे में. तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025. अब अबाउट इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन 2025 में क्या है. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने लॉन्च किया है जून 2024 में. थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड. ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस बढ़ाना, ग्रोथ प्रमोट करना, एडवोकेट करना पॉलिसीज़ के लिए और इंस्पायर करना लीडरशिप के लिए. होस्ट है कमिटी फॉर प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स. ठीक है. अब कोऑपरेटिव्स क्यों. डेफिनेशन है कोऑपरेटिव इज़ अ वॉलेंट्री ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद कॉमन नीड. वॉलेंट्री ग्रुप है, उनकी कॉमन नीड होती है. हु यूनाइट टू अचीव शेयर्ड इकोनॉमिक गोल्स. एम है सपोर्ट्स मेंबर्स विद फोकस ऑन इंटरेस्ट ऑफ पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड. रिसोर्स शेयरिंग की बात करेंगे तो मेंबर्स पूल रिसोर्सेज एंड यूज़ देम इफेक्टिवली फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करते हैं तो ग्लोबल राइज ऑफ कोऑपरेटिव्स इज पार्शियली ड्यू टू वर्क ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस. ये कब बना था. 1895 में बना था बाय E.V. नीले एंड एडवर्ड O.N. ग्रीनिंग. ICA इज़ अ ग्लोबल NGO प्रमोटिंग वर्कर कोऑपरेशन. In 2024, India hosted ICA's Global Cooperative Conference for the first time. थीम वॉज कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. कोऑपरेटिव्स प्रॉस्पेरिटी लाते सबके लिए. अलाइनिंग विद इंडिया सहकार से समृद्धि विजन. ठीक है, सहकार से समृद्धि. अब कोऑपरेटिव्स इन इंडिया की बात करते हैं तो जेनेसिस है स्टार्टेड विद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904. करेंट स्टेटस है इंडिया होल्ड्स 27% ऑफ वर्ल्ड्स कोऑपरेटिव्स. 20% ऑफ इंडियाज आर पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स. लीडिंग स्टेट्स है 57% ऑफ टोटल कोऑपरेटिव्स महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में 25% ऑफ टोटल इंडियन कोऑपरेटिव्स हैं. तो 57 के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ग्रांटेड
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विथ फॉलोइंग प्रोविजंस। फंडामेंटल राइट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 19(1)(c) में है, फिर DPSP जो 43B में है, फिर न्यू पार्ट 9B में 243ZH से ZT। फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स फॉल्स अंडर एंट्री 44 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नड बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002। स्टेट कोऑपरेटिव है स्टेट लिस्ट में, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर गवर्नड है। अब की इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया गया है, तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, फिर नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। फिर लीगल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स में है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, मॉडल बाय लॉज फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, फिर मार्गदर्शिका प्लान और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन में है नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस, NUCFDC अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और SOPs फॉर कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। SOP है कोऑपरेशन किसके बीच में करना है, कोऑपरेटिव्स के बीच में। तो इस तरीके से हमने ये कोऑपरेटिव वाला सेक्शन ख़त्म किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है।